बहू औरत ही बनेगी। कुंती निवास एक ऐसी हवेली थी जिसका सिर्फ नाम ही औरत के नाम पर था। बाकी इस हवेली में एक औरत भी नहीं थी। और सिर्फ इतना ही नहीं मैं भी क्या सब कुछ बताने बैठ गई। चलिए कुंती निवास ही ले चलती हूँ आपको। ये महिमा अग्रवाल का एड्रेस तो यहीं का बता रहा है। कुएं के पास तो एक ही घर दिख रहा है। ये फ़ोन भी नहीं उठा रही मैडम। पहले तो आधी एड्रेस डालकर ऑर्डर देते हैं और डिलीवरी के टाइम पर फ़ोन भी नहीं उठाते। अब इतनी धूप में कहाँ ढूंढूं ये एड्रेस। तभी उस डिलीवरी वाले की नज़र सामने कुंती निवास की हवेली पर पड़ती है और डिलीवरी लेकर वो सीधा कुंती निवास की ओर बढ़ जाता है। यही घर होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो इनसे ही महिमा जी का एड्रेस पूछ लूँगा। डिलीवरी बॉय जैसे ही हवेली के सामने वाले एरिया में पहुंचता है, वहां उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा था, धोखेबाजों और औरतों का आना सख्त मना है। पार्सल पर तो औरत का ही नाम लिखा है, मतलब ऑर्डर तो किसी औरत ने दिया है। फिर बाहर ऐसा क्यों लिखा है कि औरतों का आना मना है? लगता है बाहर से किसी औरत का आना मना होगा। अरे पर मुझे क्या, मैं तो मर्द हूँ। आज पहली बार लग रहा है कि पुरुष होने का भी फायदा हो सकता है। और अपने हाथ में पार्सल लिए डिलीवरी बॉय घर के दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर से एक जिम ट्रेनर जैसा दिखने वाला लड़का बॉडी बिल्डिंग करते हुए दरवाज़ा खोलता है। ट्रेनिंग के लिए मेरे जिम आओ, घर पर यह फैसिलिटी नहीं है। मैं काम घर पर नहीं लाता। नहीं नहीं सर, मैं यहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए नहीं आया हूँ। पार्सल था आपका। पर मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं। भैया ने किया होगा। क्या है वैसे पार्सल में? सर वो तो मुझे नहीं पता, मैं देख लेता हूँ। सूट पीस है शायद। अभी तो घर पर कोई शादी भी नहीं है तो भैया ने सूट पीस क्यों मंगवा ली? फिर ये बेकार में जमा करेंगे कपड़े और बाबूजी नाराज़ होंगे। सर आप गलत समझ रहे हैं। सूट पीस मतलब वो स्टिच्ड वुमन सूट पीस। और जैसे ही डिलीवरी बॉय ये बात कहता है, अंदर से कोई एक लाठी बाहर की तरफ फेंकता है। औरत का कपड़ा हमारे घर पर कैसे आ सकता है? कौन है ये आदमी? क्या इसे पता नहीं कि हमारे घर पर औरतों का आना मना है? किसने मंगवाया ये कपड़ा? और महेंद्र पाल की चीख सुनकर उसके तीनों बेटे कांपने लगते हैं। हाय दैया, डैडी को क्या हो गया? कितने अच्छे से मैं अपनी आंखों में काजल लगा रहा था, अब आधे मेकअप के साथ ही नीचे दौड़ना पड़ेगा। क्या डैडी जी, न जाने क्या हो जाता है आपको। एक तरफ जहां शीशे के सामने बैठा नीरज महेंद्र पाल की आवाज सुनकर नीचे हॉल में जाता है, वहां दूसरी तरफ पूजा पर बैठे भीम की भी यही हालत थी। श्री राम श्री राम श्री राम। हे प्रभु, कभी तो कृपा कर अपने इस दास पर। लोग कहते हैं जिन घर में औरतें होती है वहां पर क्लेश होता है। हमारे घर में तो सिर्फ 4 मर्द है, फिर भी ये हालत है। शांति तो है ही नहीं इस घर में। राम राम, शांति नहीं, सुख सुख ठीक रहेगा, वरना पिताजी इस बात पर भी नाराज हो जाएंगे। पूजा अधूरी छोड़कर भीम भी हॉल में जाता है, जहां वो देखता है कि रॉबिन के हाथ में एक पार्सल है। तो तूने मंगवाया है लड़कियों के कपड़े? कौन है वो लड़की? किसके लिए मंगवाया ये कपड़े तुमने? क्या? ये पिताजी, क्या मतलब इस लड़के की इतनी मजाल जो इसने औरतों के कपड़े मंगवा लिए? क्या ये सच है? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ रॉबिन? क्या है इसमें? सूट है सर, आपको लेना है कि नहीं ये बताइए, नहीं तो आपके पास कैंसिलेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो दे दीजिए, मैं यहाँ से निकलता हूँ। आज ये लड़का किसी लड़के के लिए कपड़े मंगवा रहा है, कल को उसका पेटीकोट और ब्लाउज भी खरीदता फिरेगा। क्या इज्जत रह जाएगी कुंती निवास की समाज में? और तेरी हिम्मत कैसे हुई जनानियों का कपड़ा इस घर में लाने की? साइज क्या है भैया? आप प्लीज़ महिमा जी को बुला दीजिए, उनके नाम का पार्सल है। हमारे घर में कोई मेहमान नहीं रहती। और ये सुनते ही घर पर पोछा मार रहे नौकर चंदू के हाथ कांपने लगते हैं। माफ़ कीजिएगा मालिक, मेरी बीवी ने लगता है इस घर का एड्रेस दे दिया। ये उसी का सूट है। निकल जाओ मेरे घर से, और दोबारा इस घर पर काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, समझा तू? और ये डिलीवरी वाले, अपना पार्सल लेकर जाओ। बड़े अजीब लोग हैं भाई। तो कुछ ऐसा था ये परिवार, जहाँ ना औरतें थी और ना ही सुख शांति। और सुख को शांति मिलती भी कैसे? इस घर में औरतों का आना मना जो था। इस सब ड्रामा के बाद रॉबिन अपने जिम के लिए निकल जाता है। इस नेहा ने जिम खोलना क्यों बंद कर दिया? उसी के लिए तो ये जिम खोला था मैंने, वरना काहे की ट्रेनिंग सीखता, क्यों ही इस लाइन में आता, पड़ा रहता घर पर। तेरे शरीर को देखकर कभी कोई सोच भी नहीं पाएगा कि तेरे अंदर का दिल इतना कमजोर है भाई, कसम से।
तो क्या करूं यार मैं? तू तो जानता ही है मेरे पापा को, कैसे उन्होंने घर के बाहर बोर्ड लगा कर रखा है, औरतों का आना मना है। और उसके बाद अगर मैं प्यार करने की गलती करूं तो मुझे घर से निकाल नहीं देंगे, और मेरे 2 मुष्टंडे भाई मार मार कर मेरा भजिया बना देंगे। प्यार तो तुझे ऑलरेडी हो रखा है, वो भी आज से नहीं, पिछले 6 सालों से। और तेरी इसी कमजोरी के कारण स्नेहा ये जिम बंद करके चली गई। क्या? और नहीं तो क्या, 1 हफ्ते पहले मुझे उसका कॉल आया था। वो भी अब समझ गई है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ उसे 2 पल देख सकते हो और कुछ नहीं। 2 पल नहीं यार, 12 घंटे। तो फिर कुछ कर ले, या जाने दे उसे। जहाँ भी रहेगी तेरे बिना तो खुशी रहेगी। उसे कोई अच्छा प्यार करने वाला लड़का मिल जाएगा जिसमें थोड़ी हिम्मत भी हो। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ मत बोल, कुछ उपाय निकाल यार, कुछ तो कर। और प्रेम अपने सोर्स यूज़ करना शुरू कर देता है और सबसे पहले जाता है नीरज के पास। नीरू भैया, कैसे आप? कितने दिनों से मैं आपसे मिल ही नहीं पाया था। आओ, कितने प्यार से तुम मुझे बुलाते हो, इट्स लवली। एक बात बताइए भैया, आज तक आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई क्या? मुझे तो तुम पसंद हो, बोलो चलोगे? हे भगवान, ये तो मर्द को लाने की तैयारी में। क्या होगा तेरे प्यार का रॉबिन? और नीरज के बाद प्रेम जाता है भीम के पास, जहाँ लंगोट लपेटे भीम पाठ कर रहा था। कोई बात नहीं भैया, आप पूजा कर लीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ। क्या बात है मेंढक, तू हमारे घर में इधर उधर फेरे क्यों लगा रहा है? फेरे की बात मत कीजिए भैया, वरना अंकल जी ने सुन लिया तो पिछली बार की तरह इस बार भी मार कर मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे रहते पिताजी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये बोल, किस काम से आया है मेरे पास? आप मारेंगे तो नहीं ना भैया? एक बात पूछनी थी मुझे। इतने दिनों से मैं इस घर में आ रहा हूँ, पर आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इस घर के बाहर ऐसा क्यों लिखा है कि धोखेबाजों और औरतों का आना मना है। ये कहानी आज से 15 साल पुरानी है। मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता था और उससे मेरी शादी भी करवा दी पिताजी ने। सोच सकते हो तुम, आज से 22 साल पहले लव मैरिज की थी मैंने, पर शादी के 1-1.5 साल के बाद ही उस लड़की को मुझ में कमियां दिखने लगी। और कारण मैं था भी नहीं, कारण था इस घर के रेस्ट्रिक्शंस। पिताजी को बहू हमेशा घूंघट में ही पसंद थी। उन्हें ज़्यादा हंसने बोलने इधर उधर चहकने वाली बहू नहीं चाहिए थी। और मेरी रमा बिल्कुल ऐसी ही थी, जिस कारण धीरे धीरे रमा और मेरे बीच दूरियां बढ़ने लगी। और फिर एक दिन वो मुझे बिना कुछ बताए इस घर से चली गई और पीछे छोड़ गई सवाल, बहुत सारे सवाल। मैंने तो अपनी माँ बचपन में ही खो दी थी। उसके बाद जब मैंने अपनी प्रेमिका खोई तो मेरा औरतों पर से विश्वास ही उठ गया। उस दिन पिताजी ने घर के बाहर लिखवा दिया कि इस घर में औरतों का आना मना है। और ये मसाला लेकर प्रेम सीधा पहुंचता है रॉबिन के पास। मान गए प्रेम तेरे भैया को, खुद तो उन्होंने गुल खिला कर रखा है, और तेरा दूसरा भाई, उसे क्या ही टेंशन, वो तो किसी लड़के को शादी करके ले आएगा इस घर में। और लड़कियों का आना मना है ना, लड़के का थोड़ी। बच गया तू, जो पिसता रहेगा उम्र भर। अरे मैं क्या करूं भाई, इन लोगों ने तो खाना खाने के बाद उपवास रखा है, और मैं तो शुरू से ही उपवास पर हूँ। मैं ना सच में अपनी स्नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। तो जा और उसे वापस लेकर आ, और कोई रास्ता निकाल, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। तेरे भाइयों पर मुझे अभी भी ना ज़्यादा विश्वास नहीं है। दोनों की निगरानी करना शुरू कर दे बच्चा। और अपनी लवर को देहरादून जाकर रॉबिन वापस ले आता है और अपने ही शहर में एक रेंटेड हाउस पर उसे शिफ्ट करवा देता है और प्रेम के साथ लग जाता है अपनी भाइयों की निगरानी में। एक रोज़ भीम का पीछा करते करते वो लोग गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पहुंचते हैं, जहां गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन बाहर भीम से मिलने आती है। देख ले, तुझे तो पानी तक पीने नहीं देता, और खुद यहाँ बूंदिया लूट रहा है ये। बीवी का छोड़ा हुआ, वार्डन का पकड़ा हुआ। अब तू रुक जा, इस वार्डन को भैया के पास्ट के बारे में बता दूंगा, खुद छोड़कर चली जाएगी। अब ये सब करने में बाबूजी की इज्जत की फिक्र नहीं हो रही है भैया को। भीम और वार्डन आपस में कई देर बात करते हैं और उसके बाद भीम उस वार्डन के कानों में कुछ कहकर उससे गले मिलकर आगे जाकर अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ जाता है। प्रेम और रॉबिन भीम का पीछा करते रहते हैं
और फिर भीम पहुंचता है एक घर के बाहर और दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खोलकर एक औरत भीम के पैर छूती है। व्हाट द, अरे भाई ये तो मेरी भाभी है। भैया की अलमारी में मैंने इनकी तस्वीर देखी थी। मतलब इनके होते हुए भी भैया का चक्कर कहीं और चल रहा है। अरे वो छोड़, भैया ने तो क्या रूप बना कर रखा है सभी के सामने अपना। कहते हैं मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई और उससे अभी भी रिश्ता रखे हुए है। रॉबिन बिना देरी किए घर के अंदर चला जाता है। तो ये है आपका मंदिर, ये है आपकी पूजा, खोलो आपकी पोल। अरे तू यहाँ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बाहर चल। और भीम रॉबिन को बाहर ले आता है। इतनी प्यारी भाभी को छोड़कर वार्डन से भी अफेयर है आपका, और रॉबिन को लड़की के आसपास भटकने से भी रोकते हो। बेचारा ये भी भूल गया है कि औरत क्या होती है। हाँ भैया, क्या होती है औरत? अरे क्यों मेरी जान के दुश्मन बन रहे हो तुम दोनों? अरे जीने दो ना भाई मुझे। ठीक है फिर मेरी शादी की बात कीजिए बाबूजी से। तू पागल हो गया है क्या? देखा नहीं है हमारे घर के बाहर क्या लिखा हुआ है? औरतों का घर पर आना मना है। इसीलिए तो मैं अपनी बीवी को अलग रखता हूँ। और तू भी अपनी बीवी को इस घर में कभी मत लाना। रमा इस घर को छोड़कर नहीं गई थी, मैंने ही उसे इस घर को छोड़कर जाने के लिए कहा था। जिस तरह से पिताजी उसे टॉर्चर करते थे मैं देख नहीं पाता था। स्ट्रेस के कारण 2 बार रमा का बच्चा भी अबॉर्ट हो गया। और फिर मैंने एक रात रमा से कहा कि तुम सीधा यहाँ से गायब हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग समझेंगे कि मैं अपनी बीवी को संभाल नहीं पाया, पर इस जेल से तुम तो छूट जाओगी। और रमा ने ऐसा ही किया। पर उसके जाने से बात ऐसी बिगड़ गई कि पिताजी को औरतों से नफरत हो गई। मैं अब चाहकर भी उन्हें सच्चाई नहीं बता सकता था। ये ले भाई, जिसके कारण कुंती निवास में औरतों की एंट्री बंद हो गई, वो खुद ही इस सब का करता धरता है। देखिए अब आपको ही प्रेम का घर बसाना होगा। फिर तो नीरज को पकड़ो। अगर हम तीनों भाई एक साथ अपनी अपनी बीवियों को लेकर पिताजी के पास जाए तो शायद वो मान जाए। और सभी मिलकर नीरज के पास जाते हैं। ये सब आप क्या बोल रहे हैं भैया? हद होती है किसी चीज़ की। मुझे कोई लड़की पसंद कैसे हो सकती है? ना पापा ना, पापा जी के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता। मुझे तो मुस्टंडे पसंद है। अरे प्रेम, नैना को लेकर आ तो। और दरवाजे से नैना अंदर आती है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो नीरज? मतलब मेरे साथ जो था वो सब झूठ था? थैंक यू जेठ जी, आपने ये सच्चाई मेरी आंखों के सामने ला दी, वरना न जाने क्या होता। अरे तुम कम अकल की कम अकल ही रह गई, फंस गई ना सभी के जाल में। तुम्हें ही छुपाने के लिए तो इतना ड्रामा करता रहा मैं, और तुम खुद मेरी कब्र खोदने ही आ गई। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहाँ सबका यही हाल है। अब आप भी चलिए, अंकल जी को पटाना है। अपनी अपनी बीवियों को या गर्लफ्रेंड को वहाँ ले जाने से कुछ नहीं होगा। भेजना है तो किसी 60-70 साल की औरत को भेजो। पहले पिताजी का दिमाग औरत में लग जाए, उसके बाद वो हम सब की बीवियों को अपना लेंगे। और ये सुनते ही अगले ही पल रॉबिन भी एक खाना पकाने वाली औरत को महेंद्र के पास भेज देता है। अपने घर पर एक औरत को देखकर महेंद्र जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुझे घर से मत निकालिए साहब, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई गरीब हूँ, लेकिन मैं कोई गरीब लड़की नहीं हूँ। अपने टाइम में मैंने ग्रेजुएशन किया है साहब। और ये कहकर जैसे ही मीरा अपने चेहरे से घूंघट हटाती है, महेंद्र तो उसे देखता ही रह जाता है। अरे मीरा, तुम ये क्या हालत बना रखी है तुमने? और ये सब कैसे हुआ? मेरे पति का देहांत तो शादी के कुछ साल बाद हो ही गया था। समय के मार खाकर भी मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पर आज वो बच्चे मुझे अपने घर पर नहीं रखना चाहते। इसलिए खुद का पेट भरने के लिए लोगों के घर पर खाना बनाने का काम शुरू किया है मैंने। और जैसे ही मीरा ये कहती है, रॉबिन मौके का फायदा उठाकर सीढ़ियों से उतर कर आता है। आपको अब कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है आंटी जी, अब आप यहीं रहेंगे, ठीक है ना बाबूजी? मीरा के आते ही पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। वो हर वक्त महेंद्र के खाने, दवाई, हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती। भीम की माँ के जाने के बाद आज पहली बार कोई मेरा इतना ख्याल रख रहा है। हर औरत गलत नहीं होती महेंद्र जी। किसी एक कारण से आप सभी औरतों को गलत नहीं कह सकते हैं। और कितने दिन जिंदा रहना है हमें? आप ये सोचो, आपके जाने के बाद आपके बच्चों का क्या होगा? अब उनकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दो।
पर मैंने इस घर के बाहर बोर्ड लगाया था। अब मैं ही बच्चों को शादी के लिए कैसे कहूँ? अरे तो मैं कह देती हूँ ना। और जैसे ही मीरा महेंद्र के तीनों बेटे से शादी की बात करती है, तीनों साफ मना कर देते हैं और कुछ देर बाद हामी भी भर देते हैं। अरे महेंद्र जी, हो गए तीनों लड़के तैयार, अब बस लड़कियां ढूंढने की देरी है। मैंने तो देख रखी है एक लड़की आंटी जी, मेरे लिए ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अब मैं भी ढूंढ लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी। और मुझे किसी की क्या ज़रूरत, मैं भी खुद ही ढूंढ लूँगा। और बस कुंती निवास के बाहर से वो बोर्ड हट जाता है जिसमें लिखा था औरतों का आना मना है, और बाहर बन जाता है एक टेंट जहाँ तीनों लड़के दुल्हा बने अपनी अपनी पसंद की लड़की के साथ स्टेज पर खड़े हो जाते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करने ही वाले होते हैं। तभी भीम कहता है, एक मिनट पंडित जी, अभी एक दुल्हना बाकी है। आइए पिताजी, मीरा आंटी, आप भी। हम सबको अगर इस उम्र में जीवन साथी मिल रहा है तो आपको भी इस उम्र में क्यों नहीं मिल सकता, है ना? क्या कहते हो महेंद्र जी, कॉलेज की उस प्यार को आज मकाम पर पहुंचा दे। किस्मत भी बड़ी अजीब चीज़ है मीरा जी। और अपने तीनों बेटों के साथ पहली बार एक बाप भी शादी के विवाह मंडप पर बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। जिस कुंती निवास में 4 मर्दों के अलावा एक भी औरत नहीं थी, आज वहाँ 4 मर्दों के साथ साथ औरतें भी रहने लगी थी, और सुख शांति के साथ।